नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। यह है बीए पार्ट सेकंड की क्लास है और बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट का अध्ययन हम कर रहे हैं। और जो टॉपिक हमारा चल रहा है पिछले वीडियो से हम जिसे कंटिन्यू करेंगे आज भी, वह है ब्रिटिश संसद। और ब्रिटिश संसद के अंतर्गत हम लॉर्ड सभा का अध्ययन कर रहे थे। आज हम लॉर्ड सभा के सुधार के संबंध में चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हमें इस व्याख्यान के दौरान मिलेगी, जो छोटे जो प्रश्न होते हैं आपके परीक्षा उपयोगी, उनके लिए लाभदायक है। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि लॉर्ड सभा में कौन कौन से सुधार किए गए, कौन कौन सी योजनाएं लाई गई और लॉर्ड सभा में सुधार के क्या व्यवहारिक सुझाव हो सकते हैं। इनको अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि हमें बहुत से तथ्यों की जानकारी इस व्याख्यान के दौरान मिलेगी। लॉर्ड सभा के संबंध में सामान्य धारणा यह है कि इंग्लैंड जैसे प्रजातांत्रिक देश में लॉर्ड सभा को समय के अनुकूल नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके साथ ही लॉर्ड सभा की कुछ अपनी उपयोगिताएं हैं। इसलिए लॉर्ड सभा का अंत करने के बजाय इसे समय के अनुकूल रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। हम लोग देख चुके हैं कि लॉर्ड सभा की क्या उपयोगिताएं हैं। 1832 में प्रथम सुधार कानून पारित होने के बाद से ही लोक सदन और लॉर्ड सभा के मैत्रीपूर्ण संबंध समाप्त हो गए और तभी से यह सोचा जाने लगा कि लॉर्ड सभा में सुधार किया जाना चाहिए। पिछले लगभग 150 वर्षों में इस प्रश्न पर अनेक व्यक्तियों और समितियों द्वारा विचार किया गया। इस प्रकार के सुधार प्रस्ताव में प्रमुख हैं लॉर्ड रसेल का प्रस्ताव 1869, लॉर्ड सैलिसबरी का प्रस्ताव 1888, लॉर्ड लैंसडाउन की योजना 1909, संसदीय अधिनियम 1911, वाइस समिति के सुझाव 1918, लॉर्ड जॉर्ज की योजना 1922, लॉर्ड सैलिसबरी के प्रस्ताव 1932, संसदीय अधिनियम 1949 आदि। तो ये सभी सुझाव और प्रस्ताव लॉर्ड सभा में सुधार के लिए प्रस्तुत किए गए थे। युद्धोत्तर काल में भी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में भी लॉर्ड सभा में सुधार के प्रश्न पर विचार हुआ और इस दिशा में जो प्रयत्न किए गए उनका उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है कि कौन कौन से सुधार के प्रयास किए गए। सबसे पहले बात करते हैं हम 1949 के सर्वदलीय सम्मेलन के सुझावों की। 1949 में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसके द्वारा लॉर्ड सभा में सुधार के लिए सर्वसम्मति से निम्न सुझाव दिए गए। जो 1949 में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो उस सम्मेलन के दौरान सभी लोगों ने सर्वसम्मति से लॉर्ड सभा में सुधार के कुछ सुझाव दिए, जैसे वंश परंपरागत सदस्यता का अंत कर दिया जाए, लॉर्ड सभा की जो वंश परंपरागत सदस्यता है उसका अंत कर दिया जाए, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और सार्वजनिक सेवा के आधार पर संसदीय लॉर्ड नियुक्त किए जाएं। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और सार्वजनिक सेवा के आधार पर ये संसदीय लॉर्ड योग्यता अनुसार वंश परंपरागत लॉर्ड में से भी लिए जा सकते हैं, जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा रखते हैं और जो सार्वजनिक सेवा के कार्यों में प्रतिष्ठित हैं, प्रमुख लोग हैं, उनको नियुक्त किया जाए और ऐसे लोग वंश परंपरागत सदस्यों में से भी नियुक्त किए जा सकते हैं। संसदीय लॉर्डों में कुछ राजवंश के सदस्य और आध्यात्मिक लॉर्ड भी सम्मिलित हों। जो लॉर्ड सभा के सदस्य हैं उनमें कुछ राजवंश के सदस्य भी होने चाहिए और कुछ आध्यात्मिक लॉर्ड यानी चर्च से संबंधित लोग भी होने चाहिए। संसदीय लॉर्ड को लोक सदन के सदस्यों की भांति ही वेतन दिया जाए। तो एक सुझाव यह दिया गया। चौथा है महिलाओं को भी लॉर्ड सभा की सदस्यता प्रदान की जाए। पांचवी जो सुझाव था, पांचवा, वर्तमान समय के जो पीयर
संसदीय लॉर्ड की श्रेणी में नहीं आ सके, उन्हें लोक सदन के लिए मतदान का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार प्रदान किया जाए। जो पीयर जो हैं संसदीय लॉर्ड नहीं बन पाए, उन्हें लोक सदन के लिए मतदान का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार प्रदान किया जाए। लेकिन यह योजना भी कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकी। तो ये थे सर्वदलीय सम्मेलन के सुझाव 1949 के। इसके बाद आता है श्रमिक दलीय सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधार योजना 1968। लॉर्ड सभा में अनुदार दल को स्थायी बहुमत प्राप्त है और लॉर्ड सभा श्रमिक दल का निरंतर विरोध करती है। अतः श्रमिक दल लॉर्ड सभा में सुधार करने के लिए विशेष रूप से उत्सुक रहता है। 1966 में श्रमिक दल के पदारूढ़ होने के बाद भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई। नवंबर 1968 में मजदूर दल की सरकार के द्वारा एक श्वेत पत्र, एक सरकारी आधिकारिक दस्तावेज होता है, उसे एक श्वेत पत्र नाम दिया गया है, एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया। श्वेत पत्र में प्रस्तावित योजना का उद्देश्य लोक सदन को वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करना और लॉर्ड सभा को प्रजातांत्रिक दिशा प्रदान करना था। प्रस्तावित योजना में कहा गया था कि लॉर्ड सभा के सदस्यों की 2 श्रेणियां होनी चाहिए। प्रथम मत देने वाले यानी वोटिंग पियर्स और दूसरे मत न देने वाले यानी नॉन वोटिंग पियर्स। यानी लॉर्ड सभा के सदस्य 2 प्रकार के होने चाहिए, उनकी 2 श्रेणियां होनी चाहिए। एक तो जो मतदान करने वाले हैं और दूसरा जो मतदान नहीं करने वाले हैं। दूसरा क्या सुझाव था? सदस्यता के संबंध में उत्तराधिकार की व्यवस्था का अंत कर दिया जाए। जो लॉर्ड सभा के सदस्यों के संबंध में सदस्यता के संबंध में उत्तराधिकार की व्यवस्था थी, उसका अंत कर दिया जाए और मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्यों को वेतन दिया जाना चाहिए। जो 2 श्रेणियों की बात की गई थी, उनमें से जो मतदान करने वाले वोटिंग पियर्स हैं, उनको वेतन देने का भी एक योजना में सुझाव दिया गया। फिर लॉर्ड सभा को केवल 6 माह की ही देर लगाने का अधिकार होना चाहिए। हमने चर्चा की थी कि जो विधेयक होते हैं, अवित्त विधेयक जो हैं, लोक सदन से पारित होने के बाद जब लॉर्ड सभा के पास विचार के लिए आते हैं तो लॉर्ड सभा उनको 1 साल की देरी कर सकती है। तो यह सुझाव दिया गया कि 1 साल के स्थान पर, 1 वर्ष के स्थान पर देरी लगाने का जो अधिकार है वह 6 माह कर दिया जाना चाहिए। प्रस्तावित योजना का पिछली पंक्तियों के सदस्यों द्वारा तीव्र विरोध किए जाने के कारण इसे वापस ले लिया गया। पिछली पंक्तियों यानी जो पीछे की बेंच पर बैठे हुए लोग थे, उनके द्वारा विरोध किया गया। इस योजना को भी वापस ले लिया गया है, यानी यह योजना भी कार्य रूप में नहीं आ सकी। नेक्स्ट था लॉर्ड सभा की रचना में किए गए सुधार। अब हम देखेंगे कि लॉर्ड सभा के जो सुझाव दिए गए थे, जो परियोजनाएं आई थी, वो योजनाओं के आधार पर लॉर्ड सभा की रचना में क्या क्या सुधार किए गए। उपयुक्त योजनाओं में लॉर्ड सभा के सुधार के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, उनमें से कुछ अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण सुझावों को स्वीकार किया जा चुका है। लॉर्ड सभा की शक्तियों के संबंध में 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम द्वारा लॉर्ड सभा को लोक सदन की तुलना में गौण स्थिति प्रदान कर दी गई है और यह स्थिति बहुत कुछ सीमा तक संतोषजनक है। रचना की दृष्टि से इसमें सुधार के लिए 2 प्रयत्न 1958 और 1963 में किए गए, जो इस प्रकार हैं। तो बात करते हैं हम पहले 1958 की। 1958 का जीवन पर्यंत पियर अधिनियम यानी आजीवन पियर अधिनियम। इस अधिनियम के आधार पर प्रमुखतया 3 सुधार किए गए। लॉर्ड सभा में कुछ सीमित संख्या के जीवन पर्यंत पियर रखे गए, लाइफ टाइम पियर यानी आजीवन पियर रखे गए। महिलाओं को भी पियर बनाया गया, ये महत्वपूर्ण बात थी। और लॉर्ड सभा के सदस्यों को दैनिक भत्ते दिया जाने की व्यवस्था की गई। ये 3 जो सुधार थे, ये 1958 के आजीवन पियरेज अधिनियम के द्वारा किए गए। जीवन पर्यंत पियर यानी आजीवन पियर रखने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि सरकार राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्तियों को लॉर्ड सभा में स्थान दे सके।
ऐसे व्यक्तियों से लॉर्ड सभा की कार्यवाही में निरंतर सक्रिय रहने की भी आशा की जा सकती थी। जो समाज के, राष्ट्र के प्रतिष्ठित और अनुभवी लोग थे, जो लोक सदन के माध्यम से संसद में नहीं पहुंच सकते थे, उनको लॉर्ड सभा में स्थान देकर संसद की सदस्यता प्रदान की गई और ऐसी आशा भी की गई कि ये लोग लॉर्ड सभा की कार्यवाहियों में निरंतर रूप से भाग लेंगे और सक्रिय रहेंगे। लॉर्ड सभा एक दल का गढ़ न बन जाए, इस दृष्टि से सरकार ने यह आश्वासन दिया कि पियर बनाने के पूर्व विरोधी दल की स्वीकृति ले ली जाएगी। ठीक है, कि कोई वाद विवाद ना हो, राजनीतिक दलों का अखाड़ा ना बन जाए लोक सदन। तो एक सुझाव यह था कि पियर बनाने से पूर्व विरोधी दल की भी स्वीकृति ले ली जाए। ठीक है, तो ये तो बात थी 1958 के आजीवन पियरेज अधिनियम या एक्ट की। अब बात करते हैं 1963 के पियरेज एक्ट की। इसके द्वारा क्या सुधार किए गए लॉर्ड सभा की रचना में। 1962 में लॉर्ड सभा में सुधार का प्रस्ताव फिर आया, जिसके फलस्वरूप 1963 का 1963 का पियरेज एक्ट या पियरेज अधिनियम बना। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या बातें थी? पैतृक लॉर्ड यानी वंशगत लॉर्ड अपने जीवन के लिए अपना लॉर्ड पद त्याग सकते हैं। जो पैतृक लॉर्ड थे वे अपना पद त्याग सकते हैं, परंतु उत्तराधिकारी को लॉर्ड पद फिर से मिल सकता है। ठीक है, तो एक सुधार तो यह किया गया। स्कॉटलैंड के सभी पियर लॉर्ड सभा के सदस्य हो गए। आयरलैंड के पियर लोक सदन के लिए चुनाव लड़ सकते हैं और महिला लॉर्ड को भी ये सब अधिकार प्राप्त हो गए। ये 1963 के पियरेज अधिनियम द्वारा किए गए सुधार थे। अब बात करते हैं सन 2000 ईस्वी का पियरेज एक्ट। लॉर्ड सभा के गठन के संबंध में अधिक महत्वपूर्ण कदम 2000 ईस्वी के अंतिम दिनों में मजदूर दल की सरकार द्वारा पियरेज एक्ट 2000 ईस्वी के रूप में उठाया गया है। लॉर्ड सभा की आलोचना का सबसे प्रमुख आधार यह रहा है कि पुश्तैनी लॉर्डों की व्यवस्था या वंश परंपरागत लॉर्डों की जो व्यवस्था है उसके आधार पर लॉर्ड सभा की सबसे अधिक आलोचना की जाती है। आलोचना का औचित्य और महत्व इस बात की दृष्टि से रहा है कि 1958 के पूर्व तक लगभग 90% और 1958 में आजीवन लॉर्ड की व्यवस्था प्रारंभ हो जाने के बाद 80 के दशक में भी लगभग 80% सदस्य पुश्तैनी या वंशगत लॉर्ड रहे हैं। 2000 ईस्वी के अंतिम दिनों में मजदूर दल की सरकार द्वारा पियरेज एक्ट 2000 पारित कर यह निश्चित कर दिया गया कि भविष्य में पुश्तैनी या परंपरागत लॉर्ड या वंश परंपरागत लॉर्ड का देहांत हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी या पुत्र को लॉर्ड नहीं बनाया जाएगा। इस प्रकार लॉर्ड सभा का पुश्तैनी स्वरूप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा तथा योग्यता एवं अनुभव के आधार पर सदस्यता प्राप्त करने वाले, आजीवन सदस्यता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा कुल सदस्यों में उनका प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा। यह व्यवस्था लॉर्ड सभा की संरचना और कार्यकरण में मूलभूत सुधार लाएंगी। इस प्रकार अब लॉर्ड सभा की संरचना में मूलभूत सुधार की स्थिति प्रारंभ हो गई है। ठीक, तो यह बात थी 2000 ईस्वी के पियरेज एक्ट की। अब बात करते हैं लॉर्ड सभा में कुछ व्यवहारिक सुधारों की, कि जो सुझाव हैं व्यवहारिक सुझाव, इसमें सुधार के लिए वे क्या हो सकते हैं। ब्रिटेन में सामान्य भावना यही है कि लॉर्ड सभा जैसी संस्था को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। हम इसकी उपयोगिता वाले व्याख्यान के दौरान इस बात की चर्चा कर चुके हैं और देख चुके हैं कि इसकी संस्था को नष्ट करना सही नहीं है। कि ब्रिटेन में सामान्य भावना यही है कि लॉर्ड सभा जैसी संस्था को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए जो पुरातन महत्व की है और इतनी शक्तिहीन हो चुकी है कि अब कोई विशेष हानि नहीं पहुंचा सकती। एक तो उसका पुरातन महत्व है क्योंकि प्राचीन समय से चली आ रही है, और दूसरी 1911 और 1949 के अधिनियम के बाद वह लगभग शक्तिहीन हो गई है, तो अब उससे किसी प्रकार की हानि की कोई संभावना नहीं दिखती। लेकिन 2000 ईस्वी में लॉर्ड सभा की संरचना में किए गए मूलभूत सुधार के बावजूद रचना की दृष्टि से लॉर्ड सभा अब भी दोषपूर्ण है और इसे वर्तमान समय की राजनीतिक प्रवृत्तियों के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। लॉर्ड सभा में सुधार के लिए स्वयं अपने विवेक के आधार पर निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि क्या सुझाव आप देना चाहेंगे तो इन सुझावों का उल्लेख हम अपने प्रश्न में कर सकते हैं। कि पहली बात, वर्तमान समय में
वंशगत सदस्यों की संख्या 90% से घटकर लगभग 20% रह गई है, लेकिन आज भी वंशगत सदस्य मौजूद हैं। सुझाव यह है कि वंशगत सदस्यों की व्यवस्था का तत्काल और पूर्णतया अंत कर दिया जाना चाहिए। पहला सुझाव, व्यवहारिक सुझाव यह है। दूसरा, द्वितीय सदन की सदस्य संख्या के संबंध में लगभग सर्वमान्य सिद्धांत यह है कि इसकी सदस्य संख्या प्रथम सदन की तुलना में लगभग 50% यानी आधी से अधिक नहीं होनी चाहिए। कम सदस्य संख्या लगभग 300 की सदस्य संख्या वाला द्वितीय सदन ही अपने कर्तव्यों का संपादन उचित रूप से कर सकता है, अर्थात इसकी जो विशाल सदस्य संख्या है उसे कम करके लोक सदन का 50% आधा कर दिया जाना चाहिए, लगभग 300 कर देना चाहिए, ताकि वह अपने कर्तव्यों का संपादन सुचारू रूप से उचित रूप से कर सके। तीसरी बात, सदस्यों की नियुक्ति के लिए आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचन और आंशिक रूप से मनोनयन की पद्धति को अपनाया जाना चाहिए, जैसे कि भारत में राज्यसभा के संदर्भ में अपनाया गया है। लगभग 150 सदस्य लोक सदन के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के आधार पर निर्वाचित किए जाने चाहिए और शेष लगभग 150 सदस्यों को सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। कहने का मतलब आधे सदस्य तो निर्वाचित हों अप्रत्यक्ष रूप से और आधे सदस्य सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाने चाहिए। और ये व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जिन्होंने ब्रिटिश सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे राजनीति, विधि यानी कानून, वाणिज्य, कला, विज्ञान, साहित्य, श्रमिक संगठन, स्थानीय स्वशासन आदि में विशेष योग्यता का परिचय दिया हो। सदन सदस्य नियुक्त किए जाते समय इस बात को दृष्टि में रखा जाना चाहिए कि सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए और लॉर्ड सभा में किसी राजनीतिक दल का स्थायी बहुमत न हो। सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ये सदस्य केवल योग्य वरन व्यवस्थापन तथा प्रशासन के क्षेत्र में सक्रिय रुचि रखने वाले भी होने चाहिए। मतलब योग्य तो हो, साथ में व्यवस्थापन और प्रशासन के क्षेत्र में सक्रिय रूप से रुचि रखने वाले भी होने चाहिए। वर्तमान समय में सदस्यों की नियुक्ति इसी आधार पर की जाती रही है और लगभग 20% स्थान महिलाओं को प्राप्त हैं। भविष्य में महिलाओं का प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ेगा। चौथा सुझाव क्या है? लॉर्ड सभा के सदस्यों को भी लोक सदन के सदस्यों के समान ही वेतन और भत्ते प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि व्यवस्थापन कार्य के प्रति उनकी उदासीनता को दूर करने में सहायता मिल सके। अगर वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे तो वो व्यवस्थापन कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और वे उदासीनता का परिचय नहीं देंगे। पांचवा सुझाव क्या है? जहां तक शक्तियों का संबंध है, वर्तमान समय की प्रवृत्ति यही है कि द्वितीय सदन को प्रथम सदन की तुलना में कम शक्तियां ही प्राप्त होनी चाहिए। इस दृष्टि से दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों में वर्तमान स्थिति को बनाए रखना ही उचित कहा जा सकता है। तो ये कुछ व्यवहारिक सुझाव हैं लॉर्ड सभा के सुधार के लिए। संक्षेप में हम बात करते हैं। लॉर्ड सभा में सुधार के संबंध में एक बाधा यह है कि पहले ब्रिटिश राजनीति के दो प्रमुख दल अनुदार दल और उदार दल में इस संबंध में मतभेद थे और वर्तमान समय में भी ब्रिटिश राजनीति के दो प्रमुख दल अनुदार दल और मजदूर दल में इस संबंध में गंभीर मतभेद हैं। अनुदार दल जहां इसकी सदस्यता के आधार को सुधारने लेकिन इसे वर्तमान समय की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्रदान करने के पक्ष में है, वहां मजदूर दल इसे समाप्त करने के ही पक्ष में है या इसका मूल आधार ही परिवर्तित करने के पक्ष में है। तो जो अनुदार दल है वह इसे अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता है और मजदूर दल जो है इसको समाप्त करने का पक्षधर है। भविष्य में लॉर्ड सभा की रचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। ब्रिटेन में गत लगभग एक दशक से लॉर्ड सभा का अंत करने की बात पर बहस चल रही है और मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग मांग कर रहा है कि छोटे और प्रभावशाली सरकार के इस युग में ब्रिटेन जैसे परिपक्व लोकतंत्र में सामंतवादी अवशेष अर्थात लॉर्ड सभा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन 2005 ईस्वी के आम चुनाव में लॉर्ड सभा
कोई चुनाव मुद्दा नहीं थी, अतः यह समझा जा सकता है कि लॉर्ड सभा निकट भविष्य में समाप्त होने वाली संस्था नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि लॉर्ड सभा को समाप्त करना संभव नहीं है, केवल इसमें अपेक्षित सुधार कर इसे उपयोगी संस्था, अधिक उपयोगी संस्था बनाया जा सकता है। तो बच्चों, यह लॉर्ड सभा का जो टॉपिक हमारा चल रहा था, पिछले वीडियोज में कंटिन्यू था, वह आज समाप्त होता है। और आप लोग प्रश्न कई बार आता है, लॉर्ड सभा की गठन और संरचना को समझाइए, उसके कार्य को समझाइए, उसकी किन आधारों पर आलोचना की जाती है, उसकी क्या उपयोगिता है। तो आप जो हमने आपको समझाया है, जो पढ़ाया है, इसमें से आप अपना उत्तर तैयार करने का निरंतर अभ्यास करते रहिए, ताकि परीक्षा के दिनों में आप तैयार किए गए उस आंसर को, उस मटेरियल को आप रिवाइज करके आप परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस कर सको। धन्यवाद। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।